सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आया था, जिसे 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा प्राप्त हुआ और इसे लागू किया गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बिहार या फिर अलग अलग कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर मतलब बिहार में मोस्टली स्टेट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पर त्रिस्तरीय के अलावा 4 स्तरीय भी हैं, 2 स्तरीय भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम वहाँ तक नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ इसमें बात करते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें पहला स्तर पर ग्राम पंचायत आता है, दूसरे स्तर पर आता है पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिसे सर्वोच्च स्थान पर रख सकते हैं हम लोग जिला परिषद। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसी संदर्भ में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ही पारित किया गया और बिहार में भी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम है। ठीक है, तो बिहार में त्रिस्तरीय जो कि प्रशासनिक व्यवस्था है और इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पंचायत समिति, तो जैसा कि हम जानते हैं पंचायतों के गठन के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है, आपको पता ही होगा। जब हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उसमें 36 से 51 के तहत आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। बिहार में सामान्यतः लगभग 7000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। ये याद रखेंगे, लगभग 7000 आबादी पर। ग्राम पंचायत पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में 50% सीटों का आरक्षण किया गया। पहले जनरली हम जानते थे 33% था, लेकिन जब से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया तो उसमें महिलाओं के लिए सीटों की जो संख्या है वो 50% कर दी गई है, आरक्षण 50% दे दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे 2 चीज़ जो है वो अच्छे से समझिएगा। बैठक की जो अवधि होती है, यानी ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा है इसकी जो बैठक होती है, बैठक की जो अवधि होती है वो ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होगी, लेकिन किन्हीं 2 बैठकों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बात आता है कोरम या फिर गणपूर्ति जिसको कहते हैं, मतलब कि किसी भी कार्यवाही के लिए इतने लोगों का होना आवश्यक है, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होगा बैठक, ये चीज़ माना जाता है कोरम। तो किसी बैठक का कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यों का, ध्यान रखेंगे, कुल सदस्यों के 20वें भाग से पूरी होगी, यानी 20वां भाग वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तब जा कर के ये गणपूर्ति होगी। ठीक है, अब आता है पीठासीन पदाधिकारी, यानी जो बैठक का अधिकारी जो होगा, मतलब कि वो अध्यक्ष जिसे हम लोग कहते हैं। तो ग्राम सभा में कौन होता है? तो पीठासीन पदाधिकारी ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में, अगर मुखिया अनुपस्थित है, नहीं है, तो वहाँ पर फिर उप मुखिया जो कि उसकी अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि त्याग पत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि जो मुखिया होंगे, उप मुखिया होंगे, वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा मुखिया को देता है, लेकिन अगर बात मुखिया की आती है तो मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को देता है। साथ ही साथ उप मुखिया भी अपना अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो भी जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को ही देगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ना कि वो मुखिया को देगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखिएगा कि मुखिया और उप मुखिया दोनों जो होंगे वो अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी को देंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, यानी पंचायत की बैठक के पहली तिथि से 5 वर्ष होना चाहिए। बैठक बुलाता कौन है? तो मुखिया द्वारा बुलाई जाती है। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारे कुछ यहाँ पे मैंने बताया आपको, इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पंचायत समिति, जो कि दूसरा भाग है। प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जैसे हमने देखा, सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, लेकिन प्रखंड स्तर पर अगर प्रशासन को संचालित करना है तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष, ठीक है, पंचायत समिति का गठन जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। पंचायत समिति की कार्यवाही जो है 5 वर्ष की होती है। बिहार में अगर वर्तमान में बात करें तो बिहार में कुल पंचायत समितियों की जो संख्या है वो 534 है, 534 है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनेगा कि पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठक में मतदान का अधिकार होगा, यानी पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति के बैठक में मतदान करने का अधिकार है, लेकिन प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन या फिर हटाए जाने के विषय में निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, अब आता है बात फिर से कि यहाँ पे जो प्रमुख और उप प्रमुख की बात की जा रही है। जैसे हमने ग्राम पंचायत जब देखा तो उसमें जो प्रमुख होते थे वो मुखिया और उप मुखिया होते हैं। यहाँ पर प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं। तो प्रमुख जो होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो प्रमुख जो है अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी इसको कहते हैं, जिसे एसडीएम कहा जाता है। ठीक है, एसडीएम। और उप जो प्रमुख होंगे, उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देगा, या फिर अगर प्रमुख अनुपस्थित है तो फिर उस स्थिति में एसडीएम को देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि पंचायत समिति का कार्यावधि कितनी होती है। तो उसकी पहली बैठक की निर्धारक तिथि से 5 वर्षों तक की होगी, मतलब जिस तरह से हमने ऊपर में देखा उस तरह से यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर अगर कोरम की बात करें तो देखिए, पंचायत समिति के लिए कोरम की बात करें तो पंचायत समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति, आधे सदस्य की उपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक का कार्य संवार के लिए कोरम बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमने ग्राम सभा में देखा, यानी कि जो ग्राम पंचायत में देखा था कि किसी बैठक का कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग से पूरा होता है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पंचायत समिति की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में कुल सदस्यों के आधे सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है, तब जाकर के कोरम पूरा होता है। थर्ड पॉइंट आता है जिला परिषद। तो जिला परिषद में क्या है? पंचायती राज्य की सबसे ऊपरी संस्था है जिला परिषद, जिसमें लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिसे जिला पार्षद कहा जाता है। इसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिला जो परिषद होती है इनका कार्यावधि जो होती है कितना होता है, समय कितना होता है। तो प्रत्येक जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होती है, ये भी याद रखें। सेम टू सेम उसी तरह से अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन की बात करना है। तो ध्यान दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने में से 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इन जो त्यागपत्र की बात, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है ज़्यादातर वो त्यागपत्र से पूछा जाएगा, कोरम से पूछा जाएगा, बैठक से पूछा जाएगा, तो बस ये थोड़ा सा चीज़ याद रखो। अब देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो त्यागपत्र होता है, इसमें क्या हुआ कि जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी यानी डीएम को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। एक बार शुरू से रिपीट करते हैं, जो हम ग्राम पंचायत में देखे थे, ग्राम पंचायत में जो प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का वो कौन होता है? मुखिया होता है, और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया होता है। तो मुखिया और उप मुखिया दोनों जो होंगे वो अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को सौंपेंगे। ठीक है, पंचायत समिति में अगर हम आते हैं, सेकेंड नंबर वाला जो है उसमें प्रमुख और उप प्रमुख होता है। तो जो प्रमुख होगा वो अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी यानी एसडीएम को देगा, और उप प्रमुख मतलब उप जो प्रमुख होगा वो अपना त्यागपत्र प्रमुख को देगा, या फिर अगर प्रमुख अनुपस्थित है तो फिर एसडीएम को देगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि
इसमें क्या होता है जिला परिषद में, इसमें अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, डीएम को यानी जिला पदाधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को देगा। तो बस यही चीज़ इसमें ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, अच्छे से एक दो बार देखिए, समझिए, एक जगह लिख लीजिए, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। कर्नाट वंश के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं पहले और आगे आने की चांसेस भी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आखिरी तक देखिए, और जो भी चीज़ें हैं पेपर के लिए वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये जो पीडीएफ रहेगा वो आपको एप्लीकेशन पर मिल ही जाएगा, जैसे कि मैंने हमेशा से बताया कि पेड कोर्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कर्नाट वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर इसका लोकेशन की बात करें तो कि बिहार में ये कहाँ पर पड़ता था, तो देखिए कर्नाट वंश जो है, यह जो क्षेत्र था वो मतलब कर्नाट वंश जो है इसके चारों ओर पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर हिमालय से ये घिरा हुआ एक क्षेत्र था पूरा कर्नाट वंश, जिसका उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। मिथिला में यानी कि जिसे हम लोग नेपाल और भारत के बीच जो मिथिलांचल के नाम से जानते हैं, जो तराई का क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसका विकास हुआ मिथिला में। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी बरा जिले के सिमरौनगढ़ में था, बरा जिले के सिमरौनगढ़ में था। तो ये दो चीज़ तो सबसे पहले अच्छे से याद रखना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो कर्नाट वंश के संस्थापक के रूप में नान्यदेव को माना जाता है। तो तीन चीज़ अच्छे से याद रखिए। इसका उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ। किसने मतलब इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक नान्यदेव थे। राजधानी बरा जिले के सिमरौनगढ़ में थी। ठीक है। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। इस वंश को सिमराव वंश या फिर देवराज वंश के नाम से भी जानते हैं, यानी कर्नाट वंश तो है ही, लेकिन इस वंश को सिमराव वंश या फिर देवराज वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके संस्थापक थे नान्यदेव की एक उपाधि थी जिनको हम लोग कर्नाट कुलभूषण के नाम से जानते थे। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है वो नान्यदेव ने धारण किया था। और इनका जो कार्यकाल रहा नान्यदेव का 1098 से 1133 ईस्वी तक ये जो कि शासक रहे, और इन्होंने कर्नाट की राजधानी जो है वो सिमरावगढ़ को बनाई थी। राज्य ने उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जिन्हें आज हम भारत और नेपाल में तिरहुत या फिर मिथिला के रूप में जानते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया, जैसे कि जो राजधानी थी वो बारा जिले के सिमरावगढ़ में था। लेकिन अगर पूछे कि कर्नाट वंश की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी, तो दूसरी राजधानी दरभंगा थी, दूसरी राजधानी दरभंगा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रांसीसी प्राच्यविद जो थे या फिर हम कह सकते हैं विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था सिलावेन लेवी ने, इनके अनुसार नान्यदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 की मदद से संभवतः सिमरावगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कौन, तो नान्यदेव ने। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा जा सकता है आपसे, तो हरि सिंह देव के समय में कुछ चीज़ें थीं जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था वो हरि सिंह देव के समय में हुआ था। अब ये पंजी प्रबंध क्या था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वंशावली को लिखित रूप से सुरक्षित रखने की एक पुरानी पारंपरिक पद्धति होती थी जिसे पंजी प्रथा, पंजी प्रबंध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और हरि सिंह देव जो अंतिम शासक थे, उनके समय में ही बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में आधिपत्य कर लिया था, यानी बिहार और बंगाल पर आधिपत्य कर लिया था। राइट। अच्छा, यहाँ पर तो आपको बताया कि पंजी प्रबंध का विकास हुआ था हरि सिंह देव के समय में, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि जो नान्यदेव थे, संस्थापक नान्यदेव, इनके समय में मिथिला भाषा का विकास नान्यदेव के समय में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है नरसिंह देव, एक शासक थे कर्नाट वंश के। नरसिंह देव बंगाल के शासक से परेशान होकर के उसने तुर्की का सहयोग किया। उसी समय बख्तियार खिलजी भी
बिहार आया था। यानी आपसे क्वेश्चन से ये पूछेगा कि बिहार में बख्तियार खिलजी जो है वो किस कर्नाट वंश के शासक के समय में आया हुआ था, तो नरसिंह देव के समय में, ठीक है। और नरसिंह देव को धन देकर के संतुष्ट भी उसे किया था। नान्य देव के समय में मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा का विकास हुआ, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, राम सिंह देव, ठीक है, राम सिंह देव। तुर्की सेना तुगरिल तुगन, तुर्की सेना तुगरिल तुगन के अभियान के समय ये शासक थे। और कर्नाट वंश का पूर्णतः जो पतन होता है वो 1378 ईस्वी में होता है। 1378 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1097 शासक जो थे किसके समय में, नान्यदेव इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे, हरि सिंह देव, ठीक है, हरि सिंह देव। राम सिंह देव के समय में एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि इनके समय में तिब्बती धर्म स्वामी कर्नाट राजवंश के दरबार में आए हुए थे, तिब्बती धर्म स्वामी। और तिरहुत में आगमन जो हुआ था इनका धर्म स्वामी का वो है 1234, यानी 1234, ये अच्छा सा याद रख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो भी चीज़ें थी वो यही है, मैंने आपको सब कुछ बताया। खास करके इसमें आपको याद रखना है, संस्थापक कर्नाट कुलभूषण की उपाधि नान्यदेव ने धारण करी थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह देव के समय में हुआ। बख्तियार खिलजी जो है बिहार आया था किसके समय में, तो नरसिंह देव के समय में, नरसिंह देव के समय में, ठीक है। नान्यदेव के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ। पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह देव के समय में होता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार और बंगाल पर आधिपत्य किया था किसके समय में, तो अंतिम जो शासक थे हरि सिंह देव के समय में, ठीक है। कब, तो 1324, ठीक है, 1324-25 में। और कर्नाट वंश का पूर्णतः जो पतन होता है वो 1378 में होता है। 1857 की क्रांति के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उसी से जुड़ा हुआ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था। यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष ने जोड़ लिया, बांध लिया। और सभी ने मिलकर के एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो कि कार्यवाही की। और इसके बारे में आपको पता ही है कि 1857 की जो क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आगे चल कर के बिहार में भी ये जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर अंग्रेज़ों को टक्कर देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है बिहार में वो वीर कुंवर सिंह जी का रहता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। 1857 की क्रांति में, बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालिक जो कारण रहा, दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए मैप मैंने बना रखा है कि इस विद्रोह में किन क्षेत्रों से किसने भाग लिया था, यानी कि कह सकते हैं कि क्षेत्र और उनसे संबंधित नेता। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि बिहार में जब ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो दिन था 12 जून 1857। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया और उन तीनों अधिकारियों को इस रेजिमेंट के 3 जो सैनिक थे इनको मृत्यु दंड दी गई और ये विद्रोह असफल रहा। लेकिन ये विद्रोह रुका नहीं, आगे इसी तरह से बढ़ता गया। धीरे धीरे इसकी आग पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में फैलती गई और वहाँ से अलग अलग नेताओं ने इसका विद्रोह करना शुरू किया, यानी इस विद्रोह में भाग लेना शुरू किया, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। और बिहार में जो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है तो आपने यहाँ पे देखा 12 जून 1857 को रोहिणी से। अब हम यहाँ पे मैप में जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि किन क्षेत्रों से कौन नेता सक्रिय रहे, तो सबसे पहले पटना सिटी की बात करें तो पटना में पीर अली खान जो थे एक अखबार विक्रेता थे, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह पटना से स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ पटना में एक और साथ इनके थे अली करीम, ये भी नाम याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम छपरा की बात करें, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान जो थे ये सक्रिय नेता थे।
जगदीशपुर के बारे में क्या ही बताऊं, ये तो सबसे फेमस हो ही जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा इन्हीं का रहा, वीर कुंवर सिंह जी का। तो वीर कुंवर सिंह जी और उनके जो भाई थे अमर सिंह, ये दो लोग यहाँ से सक्रिय थे जगदीशपुर से। रोहतास की बात करें, रोहतास में अमर सिंह थे, यानी जो वीर कुंवर सिंह जी के भाई थे वो अमर सिंह यहाँ से सक्रिय रहे। अरवल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अरवल से हेमंत सिंह थे, अरवल से हेमंत सिंह। उसी तरह से नवादा की बात करते हैं तो नवादा से नाना सिंह और हैदर अली खान, नवादा से नाना सिंह और हैदर अली खान। जहानाबाद की बात किया जाए तो अहमद अली खान, अहमद अली खान यहाँ से सक्रिय नेता थे। राजगीर, नालंदा के राजगीर से हैदर अली खान, हैदर अली खान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही यहाँ पर भी थे हैदर अली खान। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध जो किया गया था, किसने किया? छापामार युद्ध जो नीति अपनाई गई, किया गया कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने किया था। ठीक है, अमर सिंह ने किया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया, ऊपर में तीनों सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया गया और उस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया गया था। तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी और 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। और इस विद्रोह के दमन के प्रयासों में अफीम व्यापार का एजेंट जो था, जिसका नाम था लॉयल, एजेंट लॉयल मारा गया। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन थे? तो टेलर थे। ठीक है, विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्यवाही की। पटना के जो पीर अली ने विद्रोह स्टार्ट किया था 3 जुलाई 1857 को, इनको फांसी की सज़ा दी गई 7 जुलाई 1857 को, यानी 4 दिन के बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857, मुजफ्फरपुर में ये जो विद्रोह होता है 25 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरुआत होता है। और 25 जुलाई को ही दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू कर दिया। यानी दानापुर में भी ये विद्रोह 25 जुलाई को ही स्टार्ट हुआ। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार, यानी स्थापित जो सरकार थी समानांतर सरकार का प्रधान कौन थे? तो हरकिशन सिंह थे, हरकिशन सिंह। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा जो भाग रहा वो अप्रभावित रहा। तो ऊपर में हमने आपसे बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था जहाँ से नेता कुछ थे, लेकिन जो मुंगेर क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा। मुंगेर 1857 के विद्रोह से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं था। ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब थोड़ा सा जानकारी हम वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर प्रीवियस पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने किया था। रीवा के राजा जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इन्होंने अंतिम समय में, यानी वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया। 23 अप्रैल 1858 को इनके साथ अंतिम युद्ध हुआ जिसमें ये घायल भी हुए थे। अवध के शासक ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ किला के लिए फरमान जारी किया था। कुंवर सिंह ने कानपुर में नाना साहब को सहयोग भी किया था। 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार किया। अंग्रेज़ अधिकारी टेलर जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, पटना बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा। और कुंवर सिंह का देहांत जो होता है वो 26 अप्रैल 1858 को होता है। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ युद्ध करते हुए वो घायल हुए थे और जाकर के 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और इनके बाद इनके भाई जो कि अमर सिंह वो नेतृत्व कर रहे थे। वो सब बात की बात है, हम फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को हाल ही में मतलब घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा। और 23 अप्रैल की घटना तो आपको पता ही है, 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो इस दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बिहार, झारखंड, बंगाल जब सम्मिलित रूप से था तो उस वक्त बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे जो कि पेपर में कभी कभी अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं।
तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सारे विद्रोह के बारे में। तो वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में जो जनजातीय विद्रोह है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन में किए गए कई तरह के हस्तक्षेप, जिसके कारण आदिवासियों के असंतोष को भड़काया और इन्होंने, यानी जो जनजाति लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने पर इनको मजबूर किया गया, उतारू किया गया और इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के विद्रोह किए। तो यहाँ पर मैंने एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है कि बिहार में कौन कौन से विद्रोह कब हुए थे। ठीक है, तो आप एक बार देख करके इनके डेट को याद रखिएगा कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ, लोटा विद्रोह कब हुआ। लोटा विद्रोह का डेट यहाँ पे 1856 लिखा है, 1855 होगा। ठीक है, 1855। उसी तरह से हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, बहावी आंदोलन, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कई तरह के विद्रोह आपको देखने को मिलता है और इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आराम से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अभी तक मैंने बिहार स्पेशल से 3 मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा आपको और तीनों वीडियोस में 10-10 टॉपिक है, 10 टॉपिक 10 टॉपिक 10 टॉपिक, यानी टोटल बिहार स्पेशल थे 30 टॉपिक मैंने प्रोवाइड कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देख करके जाना उन तीनों वीडियोस को, क्योंकि अगर वो देख करके जाओगे तो बिहार स्पेशल से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपकी रिकमेंडेशन रहेगी तो मैं सभी वीडियोस को एक साथ मर्ज करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, इधर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमाड़ विद्रोह, जो कि 1789 से 94 तक चला। ये उराव जनजाति, ध्यान रखिएगा, इसमें जो जनजाति है उराव जनजाति, छोटानागपुर में राजा और ज़मींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षक प्राप्त था, उनके बीच ये हुआ था। ठीक है, अब सेकंड आता है चेरो विद्रोह, जो कि 1800 ईस्वी में होता है। चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध ये विद्रोह किया था और इसके नेतृत्व करता थे भूखन सिंह चेरो। तो इसमें याद रखने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चेरो विद्रोह, भूखन सिंह चेरो। ठीक है, हो विद्रोह की बात करें तो 1820 से 22 में होता है, 1820 से 22 तक ही होता है। छोटा नागपुर की जनजातीय समाज ने सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर विद्रोह के विरुद्ध ये किया गया था। ठीक है, हो विद्रोह, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में क्या होता है, 1831-32 में ये होता है। विद्रोह का जो क्षेत्र था छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, और इसके नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत और सिंह भगत। इसको याद कैसे रखते हैं, तो एकदम बुद्धू है कि कोयले के लिए कोई झगड़ा करता है यार, एकदम बुद्धू है कि कोयले के लिए, कोल के लिए विद्रोह करता है। बस सिंपल सा है, याद रख सकें। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में ये होता है। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जमींदारों का सम्मिलित रूप था और ये विद्रोह जो हुआ था तत्कालिक बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले के धलमुम और जंगल महल क्षेत्र में। जो मिदनापुर जिला है, फिलहाल जो मैं पोस्टेड हूँ खड़गपुर, वो भी मिदनापुर जिले के अंतर्गत ही आता है। मिदनापुर जिले को 2 भागों में बांटा गया वेस्ट बंगाल के, एक पश्चिमी मिदनापुर और एक होता है पूर्वी मिदनापुर, और जो खड़गपुर आता है वो पश्चिमी मिदनापुर के अंतर्गत आता है। तो खड़गपुर में ही हम फिलहाल पोस्टेड है, तो ये मुझे याद रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं किया, आराम से ये याद हो जाता है। उसी तरह से आप लोग भी कोशिश करो कि कुछ चीज़ को किसी तरह से रिलेट करके याद रखो, याद हो जाता है। इसमें खास याद रखना आपको कि जो भूमिज विद्रोह था इसके नेतृत्व करता थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है, गंगा नारायण सिंह। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह को। और भूमिज विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है चुआड़ विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा, चुआड़ विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। बहावी आंदोलन के बारे में आपको पता ही है। सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से ये जो बहावी आंदोलन चलाया गया था, भारत में जो स्टार्ट किया गया था, भारत में नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी ने इसको स्टार्ट भी किया था बहावी आंदोलन को। लेकिन बिहार के पटना में इसका नेतृत्व करता
विलायत अली और इनायत अली थे। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना को इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया गया था। 1830 के दशक में ये बनाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन की बात करें तो इसके नेतृत्व करता थे भागीरथ माझी। ठीक है, भागीरथ माझी, ये याद रखेंगे। 1874 में ये विद्रोह होता है। उद्देश्य इसका था जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना। जो क्षेत्र था विद्रोह का वो संथाल परगना था। संथाल विद्रोह आता है 1855-56, एकदम वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। 1855-56 में हमेशा इसका पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, साथ ही साथ इसका ईस्वी पूछा था कि ये कब हुआ था। कारण की बात करें तो कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों की कृषि और उनके वनों पर जमींदारों द्वारा बेदखली की गई थी। नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 लोग जो थे इन्होंने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे। और मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मुंडा विद्रोह। तो देखिए मुंडा विद्रोह जो है 1 अक्टूबर 1894 को आदिवासी समाज ने लगान माफ़ी हेतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 चक्रधरपुर जो है, फिलहाल खड़गपुर से थोड़ा सा दूर पड़ता है चक्रधरपुर डिवीज़न। तो चक्रधर जो पुर है, चक्रधरपुर में जंगल में सोते हुए इनको पकड़े गए थे 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और जब इनको रांची के जेल में बंद किया गया था तो हैजा रोग के कारण शिकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को। ठीक है, 9 जून 1900 को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नोनिया विद्रोह के बारे में। 1700 से 1800 ईस्वी में ये चला, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र था नोनिया विद्रोह का। और ये जो विद्रोह है इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर, ये 4 याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो प्रश्न पूछा गया वो इसी चीज़ों से पूछा गया कि नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिले कौन से थे, प्रभावित क्षेत्र कौन से थे। तो ये याद रखना आपको, हाजीपुर, तिरहुत, पूर्णिया और सारण। ठीक है, और नोनिया जो विद्रोह था वो खास करके सोरा से संबंधित था। सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलता था, इस वजह से ये विद्रोह आखिरकार हुआ। और जो सोरा होता था वो बिहार में सोरा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस भी था उस वक्त बिहार। और इसका उपयोग जो होता था, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। ठीक है, नोनिया विद्रोह से एक प्रश्न और याद रखिएगा। नोनिया जाति के जो मुकुटधारी प्रसाद थे, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वे चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए, 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो ये नाम याद रखेगा, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते एक चीज़ और बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमेशा कमेंट करते रह रहे हो यार। मैं आपको कई बार हर वीडियो में बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के सेक्शन में मिलता है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिना सोचे समझे आप एप्लीकेशन पर जाइए, पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए, बिहार स्पेशल या फिर 17th जो बीपीएससी का बैच है, आप उन दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको बिहार स्पेशल की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। लोटा विद्रोह की बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर की बात है। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा देने का क्रम चलाया गया, जिस वजह से कैदियों ने हड़ताल किया, ये विद्रोह किया। और ये जो विद्रोह की घटना रही वो 14 मई 1855 की घटना है। 14 मई 1855 की एक घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है। ये 2 चीज़ इसमें याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।